दोस्तों ये जो आप लोगों के सामने एक पिक्चर लगी हुई है ये आज ही के न्यूज़पेपर से है। विजय बाबू जो कि एक काफ़ी बड़े एक्टर हैं, मलयालम एक्टर हैं, उनके ऊपर रेप के चार्ज लगे हैं। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा आज के डेट में जो हमारे फिल्म एक्टर हैं यहाँ पर ये एक अलग ही लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। उधर अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी यहाँ पर किसको लेकर, अक्षय कुमार को लेकर। वो भाई साहब जो हैं मतलब गुटखा बेच रहे हैं, ठीक है। उधर अक्षय कुमार हो गए और यहाँ पर देखिए तीन बड़े बड़े दिग्गज एक्टर, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार तुम जनता से इतना पैसा कमा रहे हो, कम से कम कुछ कंट्रीब्यूशन भी दो, कुछ अच्छे काम करो सोसाइटी के लिए ताकि सोसाइटी एक तरीके से आगे बढ़े। इतने सारे लोगों के रोल मॉडल हो और तुम क्या है गुटके बेच रहे हो। और यहाँ पर देखो इनके ऊपर रेप के केसेस लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके के जब केसेस सामने निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है कि सेलिब्रिटी को जो फॉलो किया जाता है, अंधाधुंध फॉलो जो बेसिकली किया जाता है, क्या इस तरीके से अंधाधुंध फॉलो करना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आज की डेट में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करते हुए सारे सेलिब्रिटी पाए जाते हैं। जब देश के अंदर में दुनिया भर के हमारे कोविड-19 के मरीज आ रहे थे, देश में ऑक्सीजन की कमी थी, लोगों की डेथ हो रही थी, उस टाइम पर ये जो है अपना छुट्टियां सेलिब्रेट कर रहे थे, अलग अलग कंट्री में जाकर वहाँ की पिक्स अपलोड कर रहे थे। आप लोग समझ रहे हैं कि एक तरीके से जो सेंस नाम की जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। बस हाँ अपना सेलिब्रिटी का स्टारडम दिखाना है, पर लेकिन इनको ये नहीं पता है कि वो स्टारडम किसकी वजह से है। तो ये अभी यहाँ पर जो ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं, तो इसमें आप लोगों को भी थोड़ी सी बेसिकली अवेयर रहने की जरूरत है। ये गुटखे बेच कर चले जाते हैं, कहीं सिगरेट बेच कर चले जाते हैं, कहीं दारू बेच कर चले जाते हैं, और हम लोग क्या है, हम लोग उनको देखते रहते हैं बस शांति में। आप लोगों को इनके ऊपर कुछ ना कुछ हमेशा स्टेप उठाने चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है तो वो चीज़ें जो है उसके ऊपर हमेशा अपनी आवाज़ उठाइए कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे सोसाइटी सुधरेगी। वरना ये इस तरीके के लोग हैं कि अपनी मनमानी करते रहेंगे। अजय देवगन साहब से पूछा गया तो अजय देवगन साहब कह रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं आज की डेट में कि यहाँ पर अगर ये गुटखे वगैरह की चीज़ें जो बेची जा रही है मार्केट के अंदर में, तो उनको खुद समझ में आता है क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। और अगर इतनी ही गलत है तो इनको बैन कर दो। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार बैन नहीं कर रही है इनको तो हम तो भाई साहब एडवर्टीजमेंट करेंगे ही करेंगे। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मुझे तो अफसोस इस चीज़ पर हो रहा है, कोई आज तक मतलब अगर बात करें कोई एक प्रॉपर प्रोड्यूसर जो है, एक प्रॉपर डायरेक्टर बोले कि तीनों बड़े बड़े दिग्गज को एक मूवी के अंदर लेकर आना है, तो भाई साहब उसकी हालत खराब हो जाए। और एक गुटखा बेचने वाली कंपनी जो है वो तीनों एक्टर को एक फ्रेम में लेकर आ गई, वो भी बड़े बड़े एक्टर, तो समझो कि कितना पैसा वहां पर दिया जा रहा होगा और वो उससे कितना पैसा कमा रही होगी। तो इससे एक अंदाजा आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। यही थी बस कुछ बातें, आई होप कि आप लोग समझोगे यहाँ पर और एक चीज़ों को बेसिकली अंडरस्टैंड करोगे। एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर अभी जो मुझे बेसिकली काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ लगी देखने में। आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी न्यूज़ चल रही है कि जो मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। तो यहाँ पर जो ठाकरे साहब थे उनके द्वारा बोला गया नहीं तो हम भी हनुमान चालीसा बजाएंगे मस्जिद के सामने। तो वो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है ये पूरे देश में फैला हुआ है क्योंकि कई सारे इशूज इसके साथ में निकल कर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से न्यूज निकल कर आई, योगी जी के द्वारा लगभग 10,000 के करीब जो इलीगल लाउड स्पीकर लगे हुए थे बिना किसी परमिशन के, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। देखिए खासकर अगर लाउड स्पीकर किसी स्कूल के पास में हो, किसी हॉस्पिटल के पास में हो, ठीक है, तो वहां पर ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इलीगल तरीके से तो खैर नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पर लीगलिटी भी है तो वहां पर भी उसकी वॉइस कम होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू प्लेसेस पर हो चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस पर हो, पर लेकिन इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर हमारी कंट्री में ये सारी चीज़ें जो है इग्नोर की जाती हैं काफ़ी हद तक। पर अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो देखते हैं इसको पैटर्न में कैसे लेकर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट सी न्यूज़ मुझे देखने को मिली। एक और न्यूज़ है यहाँ पर, ये इसके बारे में मैं आप लोगों की राय जरूर जानना चाहूँगा। अभी हमारे जो सोलिसिटर जनरल साहब हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा तुषार मेहता जी के द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई है कि दिल्ली जो है वो हमारे देश की कैपिटल है और वहाँ पर एक छोटी सी गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली को चला रही है। तो यहाँ से उसके बस की नहीं है यहाँ पर बेसिकली इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ला देना चाहिए कंप्लीटली। पूरा देख रेख जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर चले, यानी केजरीवाल जी का जो छुट्टी करने के मूड में है यहाँ पर ये। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और जब मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी अभी यहाँ पर कि पॉलिटिक्स कैसे कवर करनी है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेसिडेंट, गवर्नर और एल जी, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और उसमें मैंने आप लोगों को याद होगा बताया था कि उसमें कहीं ना कहीं जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो वाले चैप्टर भी आप लोगों को कवर करने हैं क्योंकि इतने ज्यादा न्यूज में है जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से न्यूज में। और गवर्नर तो भाई साहब वेस्ट बंगाल की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, मतलब हर जगह गवर्नर आप लोगों को न्यूज में देखने को मिला है। तो ये चैप्टर ऐसे हैं जिनका रिविजन कर आप लोग जरूर जाना। मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही होगा, पॉलिटी के सारे लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे अच्छे से। और हाँ, एक SLV फैमिली मेंबर है, उनके द्वारा मेल भी किया गया मुझे, मतलब उनके द्वारा 50 लेक्चर एक दिन में बैठ के कवर किए गए हैं, ठीक है। 50 पॉलिटी के लेक्चर हैं उनके द्वारा एक तरीके से SLV पे रिकॉर्ड बना दिया।
एक दिन में। रीजन क्या है, मतलब उन्हें पहले सुन चुके हैं लेक्चर और उसको स्पीड में लगाकर उनके द्वारा फटाफट रिवीजन कर दिया गया। तो आप लोग भी ये अपनी पढ़ाई को अच्छे से फटाफट जब रिवीजन की बात आती है तो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये स्पीड में बढ़ाकर थोड़ा सा जो कि लेक्चर आप लोग सुन चुके हैं बस एक बार को गो थ्रू होना था और फटाफट रिवीजन हो गया, अपना काम भी कुछ कर सकते हैं उसके साथ में। जो भी आप लोग लग रहा है जैसे कि घूमने चले गए, ऐसा नहीं कि आप लोग पता चला कोई और एक दिमाग लगाने वाला काम कर रहे हैं, नहीं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एक न्यूज़। एक और छोटी सी न्यूज़ आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, हालांकि इसको मैं बाद में कवर करूंगा। क्यों? क्योंकि 5 तारीख तक ये कई बार अभी न्यूज़ में आएगी। 5 तारीख को एक हमारी कंट्री में जो देशद्रोह के चार्ज लगाए जाते हैं उसका जो कानून है उसको चेक किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या वो वैलिड है, क्या वो संविधान के हिसाब से ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये देशद्रोह के जो कानून है यहाँ पर ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे और हमारे देश में आज़ादी के बाद हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, जबकि जिन अंग्रेजों ने बनाए थे वो अपने यहाँ से इसको 10 साल पहले हटा चुके हैं। तो पर लेकिन हम लोग इसको आज के दिन भी लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये होना चाहिए, हमारे देश के ऊपर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए देश के सिटीजन के ऊपर? तो इसको देखा जाएगा 5 तारीख को। इससे पहले कई सारे इसके ऊपर एडिटोरियल भी आ जाएंगे, तो टेंशन मत लेना, इसको वहां पर जो है मैं काफी अच्छे से कवर कर लूंगा, ठीक है। कोटेशन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, और ये कोटेशन आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आज जो है हेट स्पीच के बारे में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कम से कम 3 आर्टिकल, और न्यूज एनालिसिस में भी एक आप लोगों को यहाँ पर न्यूज नजर आएगी, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको। ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आप लोग की हो जाएगी। बोला गया है कि वी मे हैव डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कलर स्किन, बट वी ऑल बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस। ये बोला गया था कोफी अन्नान साहब के द्वारा। यानी कि अलग अलग हमारे धर्म हो सकते हैं, अलग अलग हमारी भाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग हमारे रंग हो सकते हैं, त्वचा की स्किन हो सकती है, पर लेकिन हम लोग एक इंसान जाति से बिलोंग करते हैं। तो सबसे बड़ी जो होती है वो इंसान जाति है, उसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। इसमें आप लोगों की क्या राय है ये आप लोग बताएगा। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और कहीं पर कुछ लिखने के लिए आता है यहाँ पर धर्म के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, स्किन के बारे में, आप लोग ये समझिए यहाँ पर एक ही कोटेशन के अंदर 3 चीजें इंक्लूड कर दी, 3 या 4 चीजें इंक्लूड कर दी। इन चारों में से किसी के ऊपर ऐसे लिखने के लिए आ जाए, किसी के ऊपर आप लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए आ जाए, तो वहां पर आप लोग याद कर सकते हैं। तो ऐसी कोटेशन आप लोग अपने पास हमेशा रखिए, कल को कोई भी दिक्कत जो है वो देखने को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें बोली गई है। आज की मोटिवेशनल जो कोटेशन है उसमें बोला गया योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। अगर फिलहाल के टाइम पर जो आप लोग करें ना, अभी जो आप लोग करें प्रेजेंट टाइम पर, वही आप लोग का फ्यूचर जो है वो क्रिएट करता है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो आप लोग की वैसे ही धीरे की धीरे रह जाती हैं अगर आप लोग आज के दिन को ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं। आप लोग सोचो तो सही, 1 मिनट आप लोग ढंग से थोड़ा सोचो, 1 मिनट रुके यहाँ पर। जो टाइम अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, यही टाइम आप लोग के हाथ में है, इसको आप लोग यूटिलाइज कर लो, इसको आप लोग बर्बाद कर लो। बाकी जो आप लोगों का सुबह से अब तक जो टाइम चला गया या फिर आगे जो टाइम आने वाला है वो एक तरीके से आएगा, उस टाइम पर क्या करोगे उससे आप लोगों को पता चलेगा। पर लेकिन सोचो कि आप लोग आज के दिन में इस एज में बैठे हो, मान लीजिए आपकी एज जो है 18, 25, 30 या 35 जो भी आप लोगों की एज है, उसका जो टाइम चला गया अब तक उसका कुछ कर लोगे क्या? आप लोग बैठ के माथा रोते रहो, पीटते रहो माथा, यार अब तक इतना टाइम निकाल दिया, कर दिया। जो प्रेजेंट टाइम पर आप लोग सुन रहे हो ना, बस यही मोमेंट आप लोगों के हाथ में है। अब इसमें कितनी एनर्जी लगा सकते हो आप लोग, यहां से डिसाइड करेगा कि आप लोगों की जिंदगी कैसे होने वाली है। अगर यही जो मोमेंट आप लोगों ने यहाँ पर मिस कर दिया, यही जो टाइम आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर कहानी खराब है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि लगभग आप लोगों को 90% जो है वो आप लोगों को प्रेजेंट में जीना चाहिए, 5% जो है वो अपने पास्ट में, 5 से सीखते रहो क्या कोई गलती ना हो, और 5% फ्यूचर में, ताकि फ्यूचर के लिए प्लानिंग आप लोगों की ठीक चलती रहे, और 90% मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो इससे जिंदगी जो है वो बड़ी ही प्रोडक्टिविटी आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर कर सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आप लोग चीजें समझ रहे होंगे और जिंदगी में इसको इंप्लीमेंट करोगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आर्टिकल में रिसेंटली मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विस, यानी कि इंडिया के लेवल पर इन्वायरमेंट सर्विस के बारे में बात की जा रही है, जिसको IES बोला गया था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं। कौन सी कमेटी के द्वारा यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। एक ड्रोन के बारे में मैंने आर्टिकल डिस्कस किए थे, काफी ज्यादा न्यूज में थे यहाँ पर, खासकर पाकिस्तान ने जब से ड्रोन के थ्रू हथियार भेजे थे सीमा के पार, और ज्यादा न्यूज में आ गए थे। तो ड्रोन जो है उनको अगर मैच करने के लिए आ जाए तो कौन कौन से ड्रोन किस किस कैटेगरी में है, नैनो, माइक्रो और स्मॉल, तो इनको आप लोगों को मैच करना है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन से आंसर देता है। वीडियो के एंड में इसका आंसर दूंगा, और बाकी जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर हर्षिता के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज की SLV कमांडो जो है वह हर्षिता, तो कोशिश करना जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा उनको आप लोगों को प्रॉपर आंसर देते हुए चलना है, और एक सिस्टमेटिक वे में आंसर दिया करो यार, अच्छा लगता है मुझे भी पढ़ने में, और मुझे भी आइडिया रहता है अच्छा ये सारी चीजें थी, जिससे कि दूसरे बच्चे भी उसको समझ पाएं।
आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पर बात की जा रही है ये पाम ऑयल के बारे में। ये इंडोनेशिया के द्वारा एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बेस पर आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर यहाँ पर चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद में आप लोगों को समझ में आएगा पाम ऑयल के बारे में कई सारी बातें। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और पाम ऑयल रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। आप लोगों को पता होगा पाम ऑयल के बारे में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था यहाँ पर कि अभी रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है ड्यूटी भी कम की थी पाम ऑयल के ऊपर। ठीक है, जो खासकर अगर बात करें ताकि उसको सस्ता किया जा सके, तो इसके चलते यहाँ पर पाम ऑयल उस टाइम पर भी यहाँ पर न्यूज़ में आया था। और ये इस तरीके का आर्टिकल है जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये पीआईबी के अंदर भी कवर किया गया था, जो आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था ये लगभग फरवरी के महीने में। ठीक है, तो उस टाइम पर यहाँ पर पाम ऑयल के ऊपर जो बेसिकली रिड्यूस की गई थी यहाँ पर सेंटर के द्वारा जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है ताकि ये सस्ता हो सके। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश के द्वारा यहाँ पर पाम ऑयल के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये आर्टिकल काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन भी होंगे आप लोगों के सामने, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहेगा। अच्छे से सुनना इसको ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बन जाए अगर कल को, तो वो क्वेश्चन आप लोगों से न छूटे। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन सा देश पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इंडोनेशिया के बारे में आप लोगों को मैं एक बात बता दूं। यहाँ पर अगर बात करेंगे, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडोनेशिया आज के डेट में जो पाम ऑयल है ना, वो अपने ही घरों में इसको यूटिलाइज कर रहा है। अपने ही घरों में किस चीज के लिए? अपने ही घरों में इसका यूटिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली वो नहीं थे क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करने के लिए। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश अगर यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दे और अपने ही घर में उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे, तो उन देशों के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो देश यहाँ से खरीद रहे थे, और इंडिया जैसे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो काफी बड़ा इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं पाम ऑयल के साथ में और भी कई सारे ऑयल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है वो सारी कवर करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये आर्टिकल एक होलिस्टिक तरीके से कवर हो जाए और कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। तो एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर करके चलना है। ठीक है, ये आप लोगों से यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेड के बारे में जब बातें की जाए, इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर बातें पूछी जा सकती हैं। अभी फिलहाल बात करें, कई सारे ऐसी कंट्री हैं जो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये जो ऑयल वगैरह है ये प्रोड्यूस करते हैं, और कई सारी ऐसी भी हैं जो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इनको कंज्यूम करती हैं। पर लेकिन प्रोड्यूस करने वाले अलग होते हैं कई बार, और कंज्यूम करने वाले अलग होते हैं। यानी कि जैसे किसान खेतों में अपने गेहूं उगाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सारे गेहूं जो है वो किसान ही खा जाते हैं। अब उससे पूरा देश चलता है, उससे सारी चीजें चलती हैं। तो इसके चलते अभी आने वाले टाइम में ये बातें की जा रही है कि पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है, जितना एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर बात करेंगे जो रिक्वायरमेंट है वो एक अलग लेवल पर आप लोगों को नजर आएगी। तो उसी के चलते प्राइस कंट्रोल करने की भी कई बार जरूरत रहती है यहाँ पर। तो पूरा मैं आप लोगों को एक प्रोसेस समझाता हूं, जिससे आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे कि आखिर ऐसी क्या दिक्कतें पड़ रही हैं फिलहाल, जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाले ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके चलते दूसरे जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा रहता है मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाय की पत्ती की, अगर मार्केट में मान लीजिए कोई चाय पीने वाले इंसान बहुत ज्यादा है और कॉफी पीने वाले इंसान काफी कम है, अगर मार्केट में चाय की पत्ती की जो सप्लाई है वो कम हो जाए, वो मिले ही ना, तो एकदम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कॉफी पीने वालों की तादाद बढ़ जाएगी कि चाय नहीं तो कॉफी सही। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक प्रोडक्ट की कमी होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट में भी कई बार उछाल आता है, वो भी कई बार इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कई सारी बातें डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को कर आगे बढ़ना है। सबसे पहले यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन जाएगा कि कौन सी कंट्री जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो है पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जो कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है और कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है, तो ये आप लोग समझ पाएंगे। तो पहले इंपोर्ट वाले में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि हम जो है उसमें टॉप पर बैठे हुए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी यहाँ पर पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उसमें से 20% जो है वो हमारा देश इंपोर्ट करता है। इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कितने लार्ज स्केल पर पाम ऑयल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, हम लोग काफी तले भुने सामान खाते हैं। हम लोग एक तरीके से एक अलग ही दुनिया में जीने वाले प्राणी हैं। हम लोग चीजों को एंजॉय करते हैं, अलग अलग रीजन में खाने पकवाने आप लोगों को अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो पाम ऑयल जो है वो काफी बड़ा सोर्स है हमारे देश में इंपोर्ट का। दूसरे नंबर पर चाइना, हालांकि चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, पर लेकिन ये इतना पाम ऑयल यूज नहीं करते हैं जितना पाम ऑयल हम यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नीदरलैंड और फिर हो गया इटली। तो टॉप 5 इंपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी है पाम ऑयल, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कम से कम ये तो आप लोग याद रख ही सकते हैं यहाँ पर कि ICP। ठीक है, तो ये 3 के तो नाम आप लोग याद रखिएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कंट्री प्रोड्यूस करती है, ये जो डेटा है ये 2019 का डेटा है। तो इंडोनेशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है मलेशिया, तीसरे नंबर पर है थाईलैंड, चौथे नंबर पर है कोलंबिया और पांचवें नंबर पर है नाइजीरिया। तो एटलीस्ट 5 कंट्री के नाम आप लोग यहाँ पर याद रखने जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करती है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों से बात करूं
यहां पर सबसे ज्यादा अगर लार्जेस्ट आप लोग पाम ऑयल के बारे में बात करेंगे तो वो है इंडोनेशिया। तो ये काफी बड़ी बात है कि इंडोनेशिया जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग इंडोनेशिया को देखोगे तो इंडोनेशिया आप लोग यहां पर नजर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों के सामने हो गया, यहाँ पर ये इंडोनेशिया आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अभी देश में पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है वो आखिर क्यों बढ़ गई है या फिर सप्लाई की कमी हो गई है, दिक्कत क्या है, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करता हुआ चलूंगा। इसका इंपैक्ट क्या है हमारे देश पे वो भी हम लोग जानेंगे, और जब आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल ढंग से समझते हैं एक एक कर। सबसे पहले अगर बात करें, कई सारे फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर दो फैक्टर काफी बड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पर वो है बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें रसिया और यूक्रेन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार जो चीजें जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये हो गया रसिया और यूक्रेन जो है अगर दोनों को एक साथ मिला दें 80% ग्लोबल में जो ट्रेड होता है सनफ्लावर ऑयल का वो यहाँ से होता है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कल को चलकर चाय नहीं मिल पा रही है तो लोगों ने कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का जो तेल है वो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो मैक्सिमम रसिया और यूक्रेन से आता था वो आज के दिन में बंद पड़ चुका है, ठीक है। 90% जो शेयर है यहाँ पर इंडोनेशिया और मलेशिया से देखने को मिलता है पाम ऑयल का। तो यहाँ पर इनकी खपत जो है वो तुरंत आप लोगों को यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी। रसिया ने जब से यहाँ पर यूक्रेन को, आज की डेट में आप लोग पता है कि ये 24 फरवरी से लगभग यहाँ पर ये लड़ाई चल रही है और हम लोग अप्रैल में बैठे हुए हैं और अब तक भी यहाँ पर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो इसकी वजह से जो भी शिपिंग रूट था ब्लैक सी के अंदर वो भी यहाँ पर प्रॉपर वे में चीजों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि सैंक्शन बहुत सारे रसिया के ऊपर ऑलरेडी लग चुके हैं। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछ ले कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला वेजिटेबल ऑयल कौन सा है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि सैंक्शन अगेंस्ट रसिया अगर आज के दिन कर्टेल किए जा रहे हैं, तो सनफ्लावर जो है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट अगर वेजिटेबल के बारे में बात करें एक्सपोर्ट होने वाला तेल है। सोचो सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट होने वाला तेल एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो दूसरों को जो खपत बढ़ जाएगी दूसरी चीजों की। अगर आप लोग वही ना बेसिकली जो कॉफी और चाय का मैंने फंडा बताया, तो पाम ऑयल जो है यहाँ पर ये दुनिया में सबसे ज्यादा खपत रहती है, सोयाबीन दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर रहते हैं यहाँ पर सनफ्लावर, ठीक है, यानी कि सूरजमुखी का तेल। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है। यहाँ से जो पाम ऑयल है अगर इसको हिंदी में आप लोग बोलेंगे तो इसको ताड़ का तेल आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, ठीक है। और पाम PALM, ये जो पाम है ये वो सेम स्पेलिंग है जो हथेली की होती है, उसकी भी PALM होती है। तो हथेली की और इसकी स्पेलिंग में कोई डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सोयाबीन आप लोग जानते हैं यहाँ पर, और ये सूरजमुखी हो गया। तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो बेसिकली बेचे जाने वाले तेल हैं, ये बेसिकली ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। इसी के साथ में पहला मैंने बता दिया रसिया और यूक्रेन का जो मुद्दा भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो एक तो ये मुद्दा आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आया। इसी के साथ में जो सप्लाई चेन जो डिसरप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है वो मुद्दा हो गया। एक और यहाँ पर मुद्दा है सोयाबीन जो तेल सबसे ज्यादा जो सप्लाई किया जाता है वो किया जाता है साउथ अमेरिका से, और साउथ अमेरिका में भी काफी ज्यादा ड्राई सीजन रहा, यानी कि साउथ अमेरिका वाले एरिया में काफी ज्यादा सूखा पड़ा अभी रिसेंटली। अगर ये रीजन मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये हो गया साउथ अमेरिका वाला रीजन, ठीक है। तो अपने साथ में कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्ट ये लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो साउथ अमेरिका वाले रीजन में अभी रिसेंटली काफी ज्यादा सूखा पड़ा, तो उसकी वजह से जो वहां से हम लोग जो दूसरे वाला तेल जिसको आप लोग सोयाबीन का तेल बोलते हैं वो आप लोग यहाँ से बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो भी नहीं हो पाया। अब आप लोग सोचो दुनिया में 3 सबसे ज्यादा बेचे हमारे देने वाले तेल में से सूरजमुखी का तेल गायब हो गया, सोयाबीन का तेल गायब हो गया, अब यहां पर बच गया पाम ऑयल। तो पाम ऑयल की खपत जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी जब 9.4% जब यहां पर इसकी गिरावट आएगी ऑलरेडी सोयाबीन वाले तेल की। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे यहां पर काफी कम लेवल पर यहां पर चीजें देखने को मिली जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ गई। तो सप्लाई टाइट हो गई यहां पर सनफ्लावर की भी और सोयाबीन की भी, तो यहां पर सूखे की वजह से और इन सब चीजों की वजह से, जिसकी वजह से पाम ऑयल जो है उसके ऊपर दबदबा यहां पर और ज्यादा बढ़ गया। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक फैक्टर आप लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं। ये पहले वाला जो फैक्टर था उसी के अंदर यहां पर रसिया वाला हो गया, और दूसरा फैक्टर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि पहले फैक्टर में 2 फैक्टर मैंने आप लोग ये कवर कर दिए, यानी कि ए के अंदर में यहां पर अगर एक के बारे में बात करें यानी कि फर्स्ट था, तो फर्स्ट के अंदर में ए और बी मैंने आप लोग ये कवर करी। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसके बारे में अगर बात करें, अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है हमारे देश में भी क्या किया जा रहा है,
जो बेसिकली पेट्रोल होता है उसके अंदर में दूसरी चीजों का ब्लेंड किया जा रहा है, दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं उनका ब्लेंड किया जा रहा है, जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इसके चलते क्या रहता है, वो कम पोल्यूशन फैलाता है, पहली बात। दूसरा, हम लोग इंपोर्ट चीजें बाहर से कम कर आते हैं, तो इससे फायदा रहता है कि हम लोगों का इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करें, एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रही है। और एथेनॉल हम लोग अपनी कंट्री में काफी अच्छे लेवल पर बना भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमारी कंट्री में आराम से एथेनॉल प्रोड्यूस किया सकता है। खासकर गन्ने का भी यूज कर हम लोग उससे आराम से बना लेते हैं। और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनसे हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पर यूज किया जा रहा है इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा। उनके द्वारा 30% जो ब्लेंडिंग है यहाँ पर डीजल के अंदर की जा रही है पाम ऑयल की, क्योंकि पाम ऑयल जो है, मैंने बताया अभी, दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, वो है इंडोनेशिया। तो अगर इंडोनेशिया के अंदर इतना सारा पाम ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो अगर वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें इनके, क्रूड ऑयल, और अपने ही देश में प्रोड्यूस होने वाला अगर उसके साथ मिक्स कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो अभी यहाँ पर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप यहाँ पर उठाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर आज की डेट में मार्केट में ये जो बेचा करते थे, वो बेचना, एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा और कम हो गया। अपने ही देश में यहाँ पर बेसिकली बायोडीजल के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। पाम ऑयल का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूज किया जा रहा है बायोडीजल के फील्ड में, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में बेचने के लिए क्वांटिटी जो है वो कम बचती हुई जा रही है। समझ में आप लोग क्या बोला, यानी कि अपने ही देश में जब इन्होंने खपत बढ़ा दी तो दूसरे के लिए क्या ही बेचेंगे। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडीशन जो है वो किस डायरेक्शन में बढ़ती है यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे लिखने के लिए भी आ जाए तो रीजन क्या है, तो उनमें आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये सारी हरकतें जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, इसका हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप लोगों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पाम ऑयल के बारे में, ताड़ का तेल, सनफ्लावर के बारे में, सूरजमुखी का तेल, और इसी के साथ में सोयाबीन का तेल। अब हमारा देश जो है ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट, हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीद कर लेकर हम लोग आते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग खरीदते हैं वो खरीदते हैं पाम ऑयल। लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल जो एनुअल इंपोर्ट है हमारा ऑयल का, यहाँ पर ये 14 से 15 मीट्रिक टन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाम ऑयल 8 से 9 है, सोयाबीन यहाँ पर 3 से 3.5 है, और सनफ्लावर लगभग 2.5 के करीब है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि हमारा देश जो है वो सबसे ज्यादा क्या खरीदता है, तो ताड़ का तेल, पाम ऑयल खरीदता है, फिर दूसरे नंबर पर सोयाबीन, और तीसरे नंबर पर सनफ्लावर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भी न्यूज में आ गया है। इंडोनेशिया के द्वारा, अगर इंडोनेशिया के बारे में आप लोग बात करें, तो इंडोनेशिया के द्वारा बेसिकली तो इंडिया है वो टॉप यहाँ पर सप्लायर्स का देखने को मिलेगा। यानी कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से खरीदता है पाम ऑयल, ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पर हालांकि ओवर जो मलेशिया है, मलेशिया ने यहाँ पर इसको एक तरीके से टैकल कर लिया, यानी कि अभी मलेशिया से यहाँ पर हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया अपने घर पर ही उस पर क्या कर रहा है, उसको बायोडीजल की तरीके से यूज कर रहा है। तो कल को चलकर एक्सपोर्ट पर उसने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट पर यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा दिया कि यहाँ पर, ताकि बाहर जा ही ना सके। तो इसकी वजह से यहाँ पर इनका जो तेल है वो यहाँ पर जो 170 पर टन हुआ करता था, वो अभी 375 के करीब यहाँ पर हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर और दिक्कतें देखने को मिल रही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हम लोग ये चीजें खरीदते हैं यहाँ पर, क्रूड पाम ऑयल, ठीक है, रिफाइंड पाम ऑयल या फिर टोटल पाम ऑयल, ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो इसकी संख्या जो है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, हम लोग जब कंट्री से खरीदते हैं इंडोनेशिया मलेशिया, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर इंडोनेशिया का जो संख्या है वो आप लोगों को आगे चलने वाले टाइम पर भी बढ़ती यहाँ पर नजर आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये 28 हो गया मलेशिया का, और 21 है यहाँ पर किसका, ये है बेसिकली इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया से हम क्या किया, मलेशिया ने यहाँ पर भी इंडोनेशिया को टैकल कर लिया, आगे निकल गया। वरना नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे हमेशा से इंडोनेशिया जो था टॉप पर था, पर लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कौन सी कंट्री से हम लोग सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग पहले इंडोनेशिया से करते थे अब तक का, अगर पिछले कुछ दशक में भी आप लोग चीजों को उठाकर देखोगे, पर लेकिन रिसेंटली अभी यहाँ पर जो है मलेशिया ने इंडोनेशिया को टैकल कर दिया है यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, और रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि वो खुद की अपनी इंडस्ट्री में उस ऑयल को यूज कर रहे हैं अपने डीजल के साथ मिलाकर, बेसिकली बायोफ्यूल के तौर पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो गया। पर लेकिन अभी भी अगर रिफाइंड पाम ऑयल जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वो अभी भी इंडोनेशिया से ही ज्यादा लेकर आ रहे हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। टोटल पाम ऑयल में क्रूड और रिफाइंड का काफी, अगर रिफाइंड के बारे में बात करें तो काफी कम पोर्शन होता है रिफाइंड का। मैक्सिमम क्रूड यानी कि कच्चा तेल लेकर हम लोग आते हैं, जिसको फिर अपने हिसाब से हम लोग यूज कर पाते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ डेटा भी दिखाने की कोशिश की गई है पाम ऑयल के बारे में। तो इंडिया जो है उसका वॉल्यूम इंडोनेशिया का, चाइना का, मलेशिया का और यूरोपियन यूनियन का, आप लोग देखते हैं यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है। तो 27 कंट्री मिलकर भी यहाँ पर इंडिया के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इससे समझ सकते हैं कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला है यहाँ पर। और कहां से लेते हैं सबसे ज्यादा, इंडोनेशिया से और मलेशिया से सबसे ज्यादा लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
तो अभी फिलहाल मैंने सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी दिया, तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या हमारे देश में हम लोग पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो कौन कौन से राज्य हैं सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाले, ये आप लोग यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूं। जैसे कि बात करें टॉप 5 अगर बात की जाए आप लोगों से राज्य के बारे में, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाली स्टेट इन इंडिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर है केरला, फिर है कर्नाटका और फिर है तमिलनाडु। इनके ये जो नीचे वाला एरिया हो गया यहाँ पर, तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पाम ऑयल के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर हो गया, और तेलंगाना दो क्योंकि एक ही पार्ट है इससे अलग हुआ तो दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर पर आप लोग को यहाँ पर केरला देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। चौथे नंबर पर आप लोग कर्नाटका देखने को मिलेगा और पांचवें नंबर पर तमिलनाडु। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो पाम ऑयल में सबसे ज्यादा हमारे देश में पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। रिसेंटली अभी यहां पर पाम ऑयल के बारे में बात करें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी चलाई गई थी जिसको बोला गया था मिशन ऑन ईडेबल ऑयल पाम ऑयल, जिससे कि हम लोगों ने बोला था कि अपने देश में हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। स्पेशल फोकस कहां पर था, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान वाले रीजन में यहाँ पर फोकस था, ताकि हम लोग यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पाम ऑयल को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि आप लोग बोलेंगे आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली इंडोनेशिया, अगर ये वाले एरिया के बारे में आप लोग बात करोगे, मलेशिया, ये सारी कैसी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। यहाँ पर बेसिकली टापू आप लोग को देखने को मिलेंगे, आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो कल को चलकर हम लोग अपने अंडमान निकोबार को भी ऐसे डेवलप कर सकते हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइस एश्योरेंस दिया गया पाम ऑयल फार्मर को कि कल को चलकर दिक्कत मत मानना, तुम्हारा पाम ऑयल जो है खरीदने के लिए हम खड़े मिलेंगे अगर कोई नहीं खरीदेगा। इसके लिए 11,400 करोड़ रुपए भी यहाँ पर बेसिकली देने की बात की गई। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा काफी ज्यादा है, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इसी के साथ में इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी जो है वो घटेगी और फार्मर की इनकम भी डबल होगी, जो कि बोला भी जाता है कि 2022 तक जो है किसानों की इनकम जो है वो डबल करनी है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग यहाँ पर लगा पाएंगे कि किस लार्ज स्केल पर हम लोग यहाँ पर काम करने लग गए हैं, जब से हमको पता चला कि ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये पूरी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पाम ऑयल का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का छूटना चाहिए। अगर अब भी छूटेगा तो फिर यार कोई मतलब नहीं है लेक्चर देखने का। अच्छे से चीजों को कवर करके चलो माइंड में क्लैरिटी के साथ में, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पर, अभी देखते हैं कहां से कितना इंपोर्ट किया जा रहा है, फैक्टर क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिल रहे हैं, वो हम लोगों ने समझ लिया। इंडिया जो है वो कहां से खरीद रहा है, सबसे ज्यादा तो तेल कहां से खरीद रहे हैं हम लोग, इसी के साथ में क्या हम लोगों ने कोई स्कीम चलाई है वो हम लोगों ने देख लिया। अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो तैयार रहिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया कि अर्जेंटीना नहीं, बोला गया कि अरेंज करो कि कौन सी आप लोगों को फॉलोइंग कंट्री है जो इससे लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूस करती है। जैसे कि थाईलैंड हो गया, नाइजीरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और मलेशिया हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले से सबसे कम प्रोड्यूस करने वालों की ओर आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप लोगों को जो अभी मैंने पढ़ाया उसमें अगर एक पॉइंट भी आप लोगों को पता है, वो मैंने क्या बोला, वो बोला मैंने इंडोनेशिया। तो अगर इंडोनेशिया भी आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे। क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर सी, ठीक है। पूरी की पूरी लिस्ट है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जो कि डिटेल में आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, बस ये बेसिक पर्पज आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला जा रहा है कि अरेंज करना है कंट्री विद रेफरेंस टू द लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर, सबसे ज्यादा पाम ऑयल कौन इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इसमें भी अगर आप लोगों को एक कंट्री पता है सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन कर रहा है, वो कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो इससे भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाओगे, या फिर आप लोग एक अंदाजा है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो इंडिया और चाइना की। तो ये दो भी अगर आप लोगों को पता है और ये पता है इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। यानी कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर आप लोगों का हो गया चाइना, फिर हो गया पाकिस्तान, फिर नीदरलैंड और फिर हो गया इटली। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में अगर पूछ रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, है ना इंपॉर्टेंट। तो पूरा आर्टिकल विद क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताएगा जरूर, उसको भी दूर किया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम को लेकर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिसेंटली अभी कोविड-19 के चलते काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली, तो उसके चलते यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों के सामने आया हुआ है। बेसिकली है क्या, देखिए देश के अंदर में फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें, कोविड-19 के चलते दुनिया भर के जो देश हैं सब जगह आज के डेट में स्कूल जो है वो बंद रहे। तो उसी के चलते यहाँ पर जब स्कूल जो है खोले जा रहे हैं, यहाँ पर लगभग एवरेज अगर देखा जाए फुल्ली या फिर पार्सली यहाँ पर 224 दिन तक जो है यहाँ पर स्कूल बंद रहे। 365 दिन आप लोगों को एक साल में देखने को मिलेंगे। अगर उसमें से 224 दिन स्कूल अगर बंद हो गए तो फिर आप लोग समझ सकते हैं बच्चों की कैसी हालत होगी, क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे ढंग से, माँ बाप के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा सके। तो एक रिपोर्ट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट बन सकता है।
बात की जा रही है, ये रिपोर्ट सबसे बड़ी बात है कि जो धुरंधर है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यानी कि यूनेस्को भी आ गया, यूनिसेफ भी आ गया और वर्ल्ड बैंक भी आ गया, सबके द्वारा मिलकर द स्टेट ऑफ द एजुकेशन जो एक तरीके से क्राइसिस है उसके बारे में बात की जा रही है। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस ए पाथ टू रिकवरी, यानी कि यहां से कैसे रिकवरी करनी है एजुकेशन क्राइसिस जो देखने को मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी इनके द्वारा दिसंबर के महीने के आसपास में। तो अब इसके चलते हम लोग चीजों का एस्टिमेशन लगा पाएंगे कैसे हम लोग को चीजों को लेकर चलना है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के टाइम पर। तो ये ऐसी चीजें हो गई है, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, आप लोग सोचिए, आप लोग थोड़ा समझना पड़ेगा इसके बारे में। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग यहाँ पर अपने घर पे रहते हैं, ठीक है, एक बच्चा है बेसिकली, वो अपने घर पे रहता है, घर से निकलकर फिर वो क्या करता है, वो जाता है यहाँ पर स्कूल के अंदर में और फिर स्कूल के अंदर से फिर से लौटकर अपने घर पर आता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्कूल और घर के बीच का जो पूरा प्रोसीजर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चाहे स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे घर की बात कर लीजिए, अब आप आसपास में जो लोग रहते हैं उनकी बात कर लीजिए, तो सबकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको लेकर कि कैसे चीजों को टैकल करना है, क्योंकि ये एक इंसान की अकेली की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ पर अभी बेकार हो गया है एक तरीके से पैंडेमिक के चलते, उसमें यहाँ पर चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ पर पब्लिक हो, चाहे यहाँ पर लोग घर वाले हो, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर सिचुएशन सुधरेगी। पर लेकिन सबसे ज्यादा रोल प्ले यहाँ पर घर वालों को और गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और कई सारे नेसेसरी स्टेप उठाने पड़ेंगे ताकि जो दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम पर एक तो गैप आ गया बच्चों का, ठीक है, और टीचर को भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जो टीचर्स अभी यहाँ पर बैक टू द स्कूल जा रहे हैं उनका भी एक रिदम टूट चुका है काफी हद तक, उन्होंने भी प्रॉब्लम फेस की है, उनकी भी काफी लंबे समय तक जॉब गई है, उनके घर में भी किसी न किसी की डेथ हुई है, तो इसके चलते टीचर को भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर काफी बड़ा एक रोल हो गया, काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई और सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, क्योंकि कोविड-19 ऐसा तो था नहीं कि बच्चों के ऊपर ही आया, टीचर्स के ऊपर ही आया, ये सबके ऊपर एक तरीके से आया। मतलब इतने सारे लोगों की जान गई है कि आप लोग एक तरीके से अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बहुत सारे तो हमने काउंट भी नहीं किए, इतने सारे लोगों की यहाँ पर जान गई है। तो इसके चलते सोचने वाला मुद्दा यह है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। आज की डेट में जब कोई ऐसा सोसाइटी में मुद्दा निकल कर आता है तो काफी खतरनाक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट जो है आप लोग याद रखिएगा, और ये माना जा रहा है कि अगर बात करें अभी फिलहाल अगर देखा जाए, पहले यहाँ पर वेव फर्स्ट आई, फिर वेव सेकंड आई, फिर वेव थर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी फोर्थ वेव के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर काफी लंबे समय तक जब इंसान जो है बाहर रहते हैं स्कूल से, तो फिर यहाँ पर सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट करना, तो उसमें भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो वही सारी बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। पर लेकिन एजुकेशन के बारे में आप लोग बात करें तो जिनकी स्कूलिंग जो है वो यहाँ पर खत्म हुई है उसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। लर्निंग जो है यहाँ पर एक गैप आया है उसको लेकर चलना पड़ेगा। टीचर को भी एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। अभी हम लोगों ने देखा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पर लेकिन किन की चल रही है? जिनके पास में फैसिलिटीज है उनकी चल रही है, तो उनको तो चलो मिल जा रही है चीजें, पर जिनके पास में फैसिलिटीज नहीं है उनका क्या होगा? अब वहां पर भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। एक बात और याद रखिएगा, एजुकेशन जो है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनने बहुत लाजमी है एग्जाम में, चाहे मेंस में बात कर लीजिए चाहे प्रीलिम्स से बात कर लीजिए। तो एजुकेशन वाला सिस्टम आप लोग जरूर एक तरीके से तैयार करके जाना। जैसे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं एजुकेशन के फील्ड में, भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अगर बात करें, हमारी कंट्री में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए ये किस में चेंज लेकर आए। यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल बताना है, फंडामेंटल आर्टिकल कौन सा है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट बच्चों किस आर्टिकल में है और पेरेंट्स की ड्यूटी किस आर्टिकल में रखी गई, इसको चेंज कर ये हजारों बार मैंने पढ़ा है, टेंशन मत लेना। फिर यहाँ पर इसके बारे में जब आंसर दूंगा तो फिर यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें फिर से आप लोगों की रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो एजुकेशन जो है अगर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के संविधान के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है 7वें शेड्यूल के बारे में। तो उसके अंदर 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3 लिस्ट में से एजुकेशन को जो रखा गया है वो समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, यानी कि सेंटर और स्टेट की लिस्ट के अलावा यहाँ पर बात करें तो एक और सूची होती है जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। तो समवर्ती सूची में रखा गया है। अब मतलब क्या इसका सीधा सीधा मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो भाई सब मिलकर कानून बना लेगी, यानी कि कोई अकेला नहीं है यहाँ पर कानून बनाने वाला, दोनों को मिलकर काम करना है और एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। उसी के बेस पर अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी लाई गई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई, और वो कौन सी थी? यहाँ पर तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। पहली 1986 में आई थी, दूसरी 1968 में आई थी, दूसरी 86 में आई थी, और तीसरी एक बीच में यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट किया गया था। वो कब किया गया था ये आप लोगों को बताना है। अभी यहाँ पर जो आई है ये नेशनल पॉलिसी जो है ये 2020 की है और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा यहाँ पर, ये तीनों पॉलिसी जो है इनमें से एक के बारे में तो पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के टाइम पर लाई गई है, बाकी 2 पॉलिसी जो है वो किसके टाइम पर लेकर आई गई है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी कोविड-19 ने आप लोगों की एजुकेशन के ऊपर या फिर आपके घर में कोई बच्चा है उसके एजुकेशन पर क्या इंपैक्ट डाला है,
अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और यार कई सारे बच्चे ना बहुत सारे आंसर जो हैं बेसिकली एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेसिकली, जो कि प्रीलिम्स फोकस क्वेश्चन आप लोग के होते हैं, तो उनका रिप्लाई आप लोग जरूर किया करो। एक अच्छा माहौल आप लोग बना सकते हैं। और इसी के साथ में रेगुलरली जो अब की बार इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं प्रीलिम्स के, फ्यूचर के लिए बेसिकली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एक नेक्स्ट ईयर देना है किसी को वो, तो उसके लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर रेगुलर आंसर आप लोग को जरूर लिखना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर रेगुलर आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे आंसर पोस्ट कर रहे हैं, उनका आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर, ये बेसिकली किसके बारे में है कि एक बेसिकली अभी गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई के द्वारा चेंज किया गया कि यूपीआई 1 2 3 के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये वैसे एजुकेशन के तो लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रिफॉर्म लेकर आया गया देश की बैंकिंग सिस्टम के अंदर में, पर लेकिन आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को देखना है कि कैसे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर आप लोग कर सकते हैं बिना इंटरनेट का यूज किए हुए। तो ये आप लोग जरूर देखेगा, इससे आप लोग चीजों को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो एक छोटी सी ये एक वीडियो है लगभग 8 मिनट की, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ पर आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, और खासकर एनर्जी भी कौन सी, हाइड्रोजन एनर्जी। देखिए हाइड्रोजन ना एक काफी पावरफुल टूल है, और खासकर अगर बात करें आज के दिन में आप लोग पानी पीते हैं तो आप लोगों को पता है H2O के बारे में। H2O को जब यहाँ पर आप लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोगों का निकल कर आएगा। ठीक है, तो यानी कि H2O को भी अगर हम लोग अलग कर दें तो हाइड्रोजन आ गया, और ये एक तरीके से इन्वायरमेंट में है। तो अच्छी बात यहाँ पर क्या है, हम लोग पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें कहाँ से निकालते हैं, क्रूड ऑयल से निकालते हैं। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। कच्चा तेल कहां से लेकर आते हैं, अलग अलग देश से लेकर आते हैं। अभी फिलहाल 3 देश के नाम आप लोगों को बताना है जहां से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मुद्दा करें, अगर हम लोग कल को चलकर ये क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दें और अपने देश में पानी जो है उससे हम लोग हाइड्रोजन बनाने लगे और हाइड्रोजन से हम लोग अपने व्हीकल चलाने लगे, तो कैसा रहेगा। तो उसी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो ये काफी अच्छे से आप लोग इस आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन की जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। अगर इनको थोड़ा सा इस पिक्चर के थ्रू आप लोग समझेंगे तो थोड़ा और आसानी रहेगी। जो ग्रे हाइड्रोजन होता है उसमें क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है नेचुरल गैस को इनटू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में उसको इनटू हाइड्रोजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि कोई भी नेचुरल गैस होगी जैसे अमोनिया होगी। ठीक है, तो NH3 होगी, तो उसको जिससे डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ दिया जाता है खुला सांड एनवायरमेंट में कि हाँ जा एनवायरमेंट के अंदर मिल जा, तो ये ग्रे हो गया, ग्रे एरिया हो गया, यानी कि कुछ फायदा तो हुआ नहीं, आप लोगों ने फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली और उसको एनवायरमेंट में छोड़ दिया, तो ये गलत होता है बेसिकली। फिर आता है ब्लू वाला। ब्लू वाला थोड़ा अच्छा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में नहीं छोड़ता, वो अपने पास सहज कर रख लेता है इसको। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और तीसरा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसने सारे धंधे खत्म कर दिए। भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन की जब आप लोग बात करेंगे तो इसमें प्रोसीजर ही कुछ ऐसा है, यहाँ पर इसको ग्रीन बताया गया है, पर लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी में यहाँ पर एक तरीके से पानी में एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पर ये इसको क्या कहते हैं, इसमें से हाइड्रोजन अलग करी जाती है, यानी कि पानी में जब पावर दी जाती है तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या कहता है, तो यहाँ पर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन एक कवर करते हैं। पर लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर जो कि काफी रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर मान लीजिए कोयले से जनरेट की गई है तो फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये बोलते हैं या तो ये सोलर पैनल से जनरेट करो या फिर ये विंड पावर प्लांट से जनरेट करो, तभी जाकर यहाँ पर इसको ग्रीन हाइड्रोजन माना जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आप लोग यूज कर सकते हैं, तो ये जीरो कार्बन हीटिंग फॉर द होम अगर बात करें, एक तरीके से सेफली इसको स्टोर किया जाए और फिर इसके बाद में इसको यूज किया जाए, तो ये काफी आसान तरीका रहेगा। ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो सोच के चलो एक बार कि ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। तो आज की डेट में इसके ऊपर दुनिया भर में काम चल रहा है। नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन है वो हमारे देश में लॉन्च किया जा चुके हैं। 1.45 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है 2023 तक का बात की जा रही है, ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री खुद का टारगेट है जो कि हम लोग चाहते हैं आने वाले टाइम में अच्छे से चीजों को लेकर चलना। इसके चलते हम लोग देखेंगे फोसिल फ्यूल से दूर हो पाएंगे, और काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा भी ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड बोला कि आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। इसी के चलते हमारी कंट्री में बजट में ऑलरेडी हम लोगों ने इसके ऊपर काम कर दिया है। बजट में आप लोगों ने देखने को मिला था, इसके बारे में बातें की गई थी, मैंने आप लोगों को बजट वाला, अरे हाँ एक छोटी सी और बात, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर जो है वो रिवीजन कर जरूर जाना। आप लोगों ने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहां से, और जितने क्वेश्चन बनेंगे वो उन्हीं वीडियो से बनेंगे जो बना रखी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो एक जिस्ट है पूरे उसका इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का। पिछली बार भी जब आप लोग ईपीएफओ का पेपर देने गए थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक ही क्वेश्चन आया था बस इकोनॉमिक सर्वे से, और वही उस 30 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने कवर कर रखा था। ठीक है,
तो आप लोग इससे समझ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक प्रॉपर एक अच्छा मटेरियल जो रहता है उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, और इससे आप लोग रिवीजन कर कर जरूर जाना, ठीक है। पेपर से पहले इकोनॉमिक सर्वे, बजट वाली वीडियो, और इसी के साथ में जो नोबेल प्राइज वाली जो वीडियो है वो आप लोगों को देखकर जानी है, ठीक है। कम से कम 2 साल की देख लेना, और मैंने सारी प्रोवाइड कर रखी है 19, 18, 19, 20, 21 बार, ठीक है। 22 के तो खैर अभी आगे आएगा। तो ये देखकर आप लोग जरूर जाना ताकि क्वेश्चन न छूटे। देखिए यार, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब पता है यहाँ से आएंगे तो छोड़कर जाने ही क्यों है, आपने उसको तैयार कर जाओ। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो इसका अगर इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर चीजें करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, और इसको प्रॉपर वे में हम लोग इंप्लीमेंट भी कर पाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके चलते काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, अलग अलग बाढ़ आ रही है जगह जगह पर आप लोग यहाँ पर। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो रिफ्यूजी बन जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग कम कर पाएंगे। और इसी के ऊपर यहाँ पर आईपीसीसी जो है वो भी काम करने के लिए बोलता है कि आप लोग क्या करना है, इसको बेसिकली कम करना है ताकि ग्लेशियर वगैरह पिघलना बंद करें। और यहाँ पर क्या रहे, आप लोगों को ढंग से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो इसमें ये हाइड्रोजन का अगर इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं तो ये काफी प्रोडक्टिव स्टेप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो प्रोसीजर आप लोगों को समझा है हाइड्रोजन के बारे में, ये बेसिकली आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है। ये यहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो आज का क्विज है यहाँ पर, जो कि पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा यार मेरा ना बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से चीजें कुछ ऐसी देखने को मिल रही हैं। आप लोगों का ये जल्दी ही मुझे लग रहा है वीकेंड तक चीजें सारी आप लोगों की पैटर्न में आ जाएंगी, तो टेंशन मत लेना। वीडियो कंटिन्यूअस चल रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है, मतलब जैसे तैसे करके वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप लोग कंटिन्यूअस चल रही है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो पैटर्न में आ जाएंगी लगभग वीकेंड तक, ठीक है। कोशिश करूंगा उस तक आप लोगों की सारी चीजें जो है वो पैटर्न में हो जाए। तो इसके चलते आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा यार। तो इसके चलते क्विज वगैरह जो है यहाँ पर ये, और आज जो है इंग्लिश का सेशन भी आप लोगों का पोस्ट करूंगा मैं टेलीग्राम के ऊपर। एसएलवी पीडीएफ वाला जो टेलीग्राम है वहाँ इंग्लिश का सेशन आप लोग जाकर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर डिजिटल एडवांसमेंट के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री, ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ये बेसिकली ग्रामीण डिजिटल ये साक्षरता जो अभियान है यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। तो उसके थ्रू बोला जा रहा है यहाँ पर डिजिटल एडवांसमेंट, तो 20 मिलियन के करीब यहाँ पर जो नंबर है वुमेन वो सर्टिफाइड की जा चुकी है यहाँ पर, बेसिकली डिजिटली जो लिटरेट की कैटेगरी में। तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो साक्षरता अभियान, इसके बारे में याद रखिएगा 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, और गांव वाले एरिया में डिजिटली लोगों को इंपावर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कल को चलकर आप लोग खुद सोचिए, जैसे किसानों के हाथ में मोबाइल दे दिया और उसमें ऐप के थ्रू उनको उनके जो गेहूं के प्राइस क्या चल रहे हैं वो सब चीजें बताई जा रही हैं कि गन्ने का प्राइस क्या है। तो उससे क्या रहेगा, वो तभी तो कर पाएंगे जब उनको पता होगा इसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो किसानों को उसको सिखाने की बात यहाँ पर की जा रही है। सोसाइटी के बारे में बात करें तो उसको यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको यहाँ पर कैसे कनेक्ट किया जाए तो वो कोशिश की जा रही है। तो ये स्कीम है यहाँ पर याद रखिएगा, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट स्कीम के तौर पर आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारी डिवाइस कैसे एक्सेस वो कर सकते हैं उसके बारे में बातें, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें, काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, बात की जा रही है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। मैंने एक आर्टिकल कई दिनों पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये जो बैंक है यहाँ पर ये काफी अच्छे से एक रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में, खासकर गांव वाले एरिया में आप लोग बहुत सारे पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के साथ में कनेक्ट करके आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 820 के करीब यहाँ पर करोड़ जो है एडिशनल फंडिंग यहाँ पर दी जा रही है, उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। फर्टिलाइजर के बारे में बात की जा रही है, सब्सिडी के बारे में, तो 60,939 के करीब यहाँ पर जो सब्सिडी है वो अप्रूव की गई यहाँ पर आने वाले टाइम में डैप के लिए, इसको बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि अफोर्डेबल जो है किसानों को चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। रसिया ने यूरोपियन यूनियन के लिए यहाँ पर बेसिकली अभी जो है गैस सप्लाई जो है वो कट कर दी गई है नेटो मेंबर के लिए। तो यहाँ पर पोलैंड और बुल्गारिया जो नेटो मेंबर है उसके लिए कट कर दिया गया है। तो ये काफी बड़ा इशू बन गया है। तो आने वाले टाइम में इसके बारे में आप लोगों से बातें पूछी जा सकती हैं, और भी यहाँ पर कई सारे ऐसी इश्यूज आके निकल कर आ सकते हैं। यहाँ पर लॉन्चिंग एस्ट्रोनॉट को लॉन्च किया जा रहा है यहाँ पर किसके द्वारा, नासा के द्वारा। तो स्पेस एक्स जो है यहाँ पर वो की इलॉन मस्क की जो कंपनी है मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंसान ऐसा है, हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे जिंदगी जियो तो यार ऐसे जियो, ये होती है जिंदगी जीना, ठीक है। तो एक अलग ही लेवल की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर बात करें, जैसे मैंने बोला था एक आर्टिकल भी है यहाँ पर हेट स्पीच के बारे में, ये धर्म संसद जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी हरिद्वार के अंदर में, तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था हेट स्पीच, क्योंकि कई सारे बेसिकली लोग थे उनके द्वारा
कुछ ऐसे कमेंट किए गए थे जो कि यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल थे यहाँ पर, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो उसी के चलते यहाँ पर कई सारे जो कानून है उनका हनन भी किया गया। यहाँ पर इंडियन पेनल कोड के कई सारे सेक्शन यहाँ पर लगाए गए, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया था। तो ये सेक्शन एक ऐसा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और आज 2 आर्टिकल इसके ऊपर दे रखे हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू हो जाएगा हेट स्पीच के बारे में, कहां पर क्या क्या चीजें, तो आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और इलोन मस्क साहब के द्वारा भी यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है कि हेट स्पीच जो है यहाँ पर उसको बेसिकली फ्री स्पीच करेंगे तो हेट स्पीच भी फैल सकती है यहाँ पर, तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हेट स्पीच के बारे में बात करते हैं और फ्री स्पीच के बारे में बात करते हैं तो कई बार इनमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग सोचिए, मान लीजिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाते टाइम मैंने लेक्चर में कुछ ऐसा बोल दिया कि कुछ के ऊपर उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया और कुछ के ऊपर उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, और उस इंपैक्ट की वजह से कुछ तो लोग ऐसे शांति बैठ गए, पर लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने दंगा फसाद भड़का दिया। ठीक है, तो यानी कि लेक्चर को सुनने के बाद में अगर दंगा फसाद भड़क गया, वही स्पीच जो कि सुनकर कुछ इंसान शांत रह गए, तो यहाँ पर हेट स्पीच क्या हो गया, उसकी वजह से दंगा फसाद भड़क गया, कई सारे लोगों को चोट लग गई, तो ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आ गया। पर लेकिन अगर किसी का कोई इंपैक्ट नहीं है, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो हेट स्पीच नहीं है। तो यानी कि एक चीज को डिफाइन करना, इसके बीच में एक बड़ी महीन सी लाइन होगी, पतली सी लाइन होगी, जिसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये हेट स्पीच है या फिर ये फ्री स्पीच है। अगर फ्री स्पीच की कैटेगरी में आप लोग बात करेंगे तो फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा राइट टू फ्रीडम। हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में आप लोगों को यहां पर फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, तो उसमें बात की जाती है राइट टू फ्रीडम के बारे में। और राइट टू फ्रीडम के अंदर में जब आर्टिकल 19 के अंदर आप लोग जाते हैं तो पहला ही आर्टिकल जो है यहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है आप लोगों के लिए। और यहीं से ही आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर खासकर अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों के लिए मीडिया निकल कर आता है, यानी कि इसके अंदर जो 19 का 1 का ए है, इससे मीडिया निकल कर आता है। तो ये आप लोग देखिएगा, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पर कमाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते हम लोग इतनी सारी चीजें जो हैं वो अपने देश में कर पाते हैं, कहीं पर भी घूम पाते हैं, अपने खुद के हम लोग बेसिकली कहीं पर भी इकट्ठा होकर असेंबली कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बिना हथियारों के कोऑपरेटिव्स हम लोग बना सकते हैं, यूनियन हम लोग बना सकते हैं, अपने देश में कहीं पर भी घूमकर हम लोग काम कर सकते हैं, कोई भी कहीं पर भी जाकर हम लोग रह सकते हैं। तो ये फ्रीली हमको अधिकार मिले हुए हैं बेसिकली हमारे संविधान के द्वारा, तो ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं। पर लेकिन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये है तो हमारे पास में अधिकार, पर लेकिन यहाँ पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगाई जाती है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है ताकि कल को चलकर यहाँ पर कोई उल्टी सीधी हरकतें देखने को न मिल सके। तो उसी के चलते यहाँ पर ये जो आर्टिकल है यहाँ पर 2 जगह कवर किया गया, एक तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पोर्शन में, और दूसरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आप लोगों को दोनों जगह का इकट्ठा करके आप लोगों को बताऊंगा, और भी कई सारी एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जैसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा रिसेंटली यहाँ पर पब्लिश किया गया एक मैनुअल, तो उसमें इनके द्वारा साइबर हरासमेंट केस के बारे में बातें की गई। तो यहाँ पर भी इन्होंने हेट स्पीच को डिफाइन किया, यानी कि जनरली हेट स्पीच जो है वो ज्यादा डिफाइन नहीं है, पर फिर भी उसको कोशिश की जा रही है कि हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए ताकि उसके ऊपर अगर कोई हरकतें करे तो यहाँ पर टारगेट कर उसको केस को बेसिकली लिया जा सके और यहाँ पर इन चीजों को रोका जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर कोई इंसल्ट कर रहा है, किसी तरीके से थ्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर किसी भी तरीके से रिलीजियस के नाम पर, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन के नाम पर किसी भी तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आ जाती है। और हेट स्पीच के बारे में कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में जो लॉ कमीशन है उसके द्वारा 267 जो रिपोर्ट है, इसे भी हेट स्पीच के बारे में बात की गई है कि हेट स्पीच को कैसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेट स्पीच जो है यहाँ पर एक तरीके से जो इनके द्वारा डिफाइन करने की कोशिश की गई है, तो एक तरीका इंसाइटमेंट यहाँ पर बोला गया, यानी किसी को इंसाइट करना, किसी को उकसाना। ठीक है, एक तरीके से एक किसी ग्रुप को, किसी पर्सन को यहाँ पर किसी एक तरीके से कास्ट के खिलाफ उकसाना। ठीक है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी एक तरीके से नहीं, एक धार्मिक विश्वास के खिलाफ किसी को उकसाना, यहाँ पर किसी जेंडर के खिलाफ, किसी अभिव्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन करना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर फिर से यहाँ पर वो लाइन लिख दी गई है इसके द्वारा भी, यानी कि लॉ कमीशन भी यहाँ पर बोल रहा है कि भाई साहब पर्टिकुलरली यहाँ पर ये टफ है कि आप लोग उसको फ्री स्पीच बोलोगे या हेट स्पीच आप लोग बोलोगे, ये काफी टफ यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी ने कोई भाषण दिया, वो भाषण सुनकर लोग चले गए, किसी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, पता चला वही भाषण सेम कहीं और जाकर दिया, वहां पर लोगों की झड़प हो गई, मतलब लोग जो है सड़ पड़े, उनके सींग लड़ गए। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, तो सोच समझकर काम करना पड़ेगा। फ्री स्पीच और हेट स्पीच के ऊपर ये काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आती है, जिसके ऊपर यहाँ पर चीजों को समझकर चलना पड़ेगा। तो उसी को समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच में क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ एक और बात यार फिर मैं भूल जाऊंगा, कल जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की गई थी जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी को कैसे कवर करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 10 से 11 के करीब आप लोगों को पॉइंट बताए हैं, मतलब ये पॉइंट का बेसिकली कुछ आप लोग देखने को मिलेगा, एक एरिया है जो कि आप लोग कवर करके जाना चाहिए।
और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, जो आप लोग ये वीडियो देखोगे आप लोगों को ये लगेगा यार ये तो हम लोगों ने कई बार कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। और पॉलिटी जो है लगभग आप लोग 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलते हैं, तो इससे आप लोग एक सही डायरेक्शन अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ कर चलना पड़ेगा। बाकी पीडीएफ सारी आप लोग को प्रोवाइड करा दी थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में आंसर राइटिंग में 2 क्वेश्चन भी डेली आप लोगों को पोस्ट करता हूं, तो कई सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग यहां पर जाकर अपने आप लोग आंसर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का आंसर भी आप लोग रिव्यू कर लिया कीजिए, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ पर मैंने कल सारी चीजें प्रोवाइड करा दी थी जो आप लोग की बची हुई थी। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था लगभग इस वीक के एंड तक, थोड़ा सा अभी मैं बाहर हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, कई बार पीडीएफ थोड़ी लेट हो जा रही है, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों का थोड़ा चीजें सुधर जाएंगी। तो मतलब जैसे ही मैं अपना जो नहीं जहां पर मैं सारी चीजें परमानेंट रखता हूँ वहां पर पहुंचूंगा, क्योंकि बाहर कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, आप लोग देखते हैं थोड़ा सा वीडियो में भी अपलोड करने में देरी हो जा रही है, पहले 7 बजे से पहले आ जाती थी, थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो ये भी एक इशू चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सब जगह मेरा जो रूम है वहां पर तो इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी खासी रहती है, पर लेकिन यहाँ पर वो वाली फैसिलिटी नहीं मिल पाती है कई बार, तो इसकी वजह से यार ये दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लो, लेक्चर नहीं रुकेगा ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाएगा वो देखिए मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि बनाने के बाद में अपलोड करने में दिक्कत आती है कई बार, ठीक है, बड़ी हो जाती है, तो वो थोड़ा सा उसकी वजह से आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी जहां पर टाइम मिल रहा है आप लोग के लिए एक्स्ट्रा वीडियो भी आती रहेगी, जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे सकें, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हमारी कंट्री में हेट स्पीच के बारे में बात करें, क्या कोई हमारी कंट्री में इसको लेकर कानून बना हुआ है, तो यहां पर सेक्शन 153A, सेक्शन 153B, सेक्शन 295A, सेक्शन 5051 और सेक्शन 5052, तो ये सारे इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के ये सेक्शन है आप लोगों के सामने, जो कि यहाँ पर एक तरीके से हेट स्पीच को रोकने का काम करते हैं। यानी कि वही बात यहाँ पर की जा रही है, अगर कोई दो समूह के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा करता है तो यहाँ पर उसको दंडित किया जाएगा, हेट स्पीच की कैटेगरी में इसको डाला जाएगा। तो इसी के साथ में अगर कोई जानबूझकर दुर्भाव जो एक तरीके से दुर्भावनापूर्ण इशारे करता है, कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो यहाँ पर ये सेक्शन है जो कि 295 इसके तहत यहाँ पर पनिश किया जाएगा। कोई ऐसी सामग्री प्रमोशन करता है जिसकी वजह से दो समूह के बीच में झड़प हो जाती है, एक तरीके से नहीं, कोई सिंबल दिखाना, कुछ ऐसी चीज दिखाना, यहाँ पर पब्लिश करना, कुछ ऐसे कंटेंट को पब्लिश करना, तो इल विल से, गलत इच्छा से, तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन हेट स्पीच को रोकने के लिए तो अगर बात करूं मैं आप लोगों से, हमारी कंट्री में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप लोगों को पता है, यहाँ पर 1951 वाला, और यहाँ पर ये वाला सेक्शन इसका 8 है। इसी के साथ में यहाँ पर सेक्शन ये 123 और सेक्शन 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का ये भी बोलता है हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियन है उनको भी हरकतें करने से रोकता है कि वो भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकते, किसी के ऊपर टिप्पणी इस तरीके से नहीं कर सकते, किसी के बारे में फालतू की बातें नहीं बोल सकते, उनको भी यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करने से रोकता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसको लेकर भी आप लोग के माइंड में जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि हमारे ऊपर भी यहाँ पर रोक लगा हुआ है, आप लोगों को पता है आर्टिकल 19(1)A के तहत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसमें यहाँ पर 19 जो यहाँ पर उसमें बात की मैंने आर्टिकल के अंदर में, उसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है आप लोगों के ऊपर, फंडामेंटल राइट है पर लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है कि एक लेवल पर जाकर आप लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। पर लेकिन यहाँ पर कई सारे कोर्ट के डिसीजन भी हैं जिसके ऊपर काम करने की बात की जाती है। कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट यहाँ पर बोलता है, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर एएस रंगराजन आदि बनाम वर्सेस ये है जगजीवन राम 1989 का केस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर फ्री स्पीच को जो है वो सप्रेस करना ये सपोर्ट कर दें, एक तरीके से नहीं, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको यहाँ पर सप्रेस करना स्टार्ट कर दें ये बोल करके यहाँ पर ये तो हेट स्पीच चल रही है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कानून भी गलत तरीके से मिसयूज नहीं करना है यहाँ पर, यानी कि लोगों को अधिकार जो मिले हुए हैं उनके अधिकार यहाँ पर बरकरार रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कानून का नाम ले लेकर लोगों को फ्री स्पीच ही न करने दो। तो ये आर्टिकल भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये केस आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ में ये केस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। सेक्शन 66A के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ठीक है। तो ये 19 का जो 1 है उसका A के बारे में बात करेंगे, तो इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो इसके चलते यहाँ पर जो एक डिस्कशन होता है जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखना है तो उसको किस तरीके से लेकर चलना है। कई बार कोई किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ अगर यहाँ पर कमेंट कर देता था तो उसको पकड़ लिया जाता था, तो ये कई बार इसका मिसयूज किया जाता था, आज के डेट में मिसयूज किया जाता है, जबकि यहाँ पर इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है।
तो ये भी यहाँ पर बेसिकली कई बार न्यूज में देखने को मिलता है, और ये इससे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आप लोग ये बन चुके हैं यहाँ से, अगर मैं बात करूँ तो ये चीजें देखने को मिलेगी। बाकी न्यूज एनालिसिस के अंदर ये वाला टॉपिक, और इसी के साथ में ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये हटाई जा रही है ये वाला टॉपिक, इसी के साथ में यहाँ पर जो सेंटर के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है दिल्ली को अपने कंट्रोल में लेने की, ये वाला, और ये वाला जो देशद्रोह के बारे में बात की जा रही है, ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो यहाँ पर भी आप लोगों को रिपीट देखने को मिलेंगे। बाकी फ्रंट पेज पर एक काफी दुखद घटना है यहाँ पर, बेसिकली एक रथ के अंदर में कुछ लोग जा रहे थे बैठे हुए, ठीक है, उन्हें तो रथ चारों तरफ से, शादी में भी आप लोगों ने देखा होगा सजा रहता है, तो उसमें यहाँ पर बेसिकली कई सारे आप लोगों ने देखे होंगे बिजली के बल्ब जलते रहते हैं उसमें, तो ऊपर कोई यहाँ पर तार थे, तो तार के साथ में टच हो गया और यहाँ पर 11 लोगों की जान चली गई। तो ये काफी बड़ी दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं। तो थोड़ी सी लापरवाही जो है एक तरीके से ऐसी दुर्घटना में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये काफी एक मतलब सोचने वाला मुद्दा है यार, तमिलनाडु के अंदर ये केस देखने को मिला, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि स्टेट जो है वो आज के दिन में हम तो जो ड्यूटी कट नहीं कर रहे हैं, लोगों तक कट करने के बाद में पहुंचा नहीं रहे हैं। देखिए जैसे आप लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं ना, कच्चा तेल, उस पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपना वैट लगाते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स, तो यहाँ से पैसा कमाते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है बेसिकली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनता तक नहीं पहुंचा रही है जो हम लोग कट कर रहे हैं। तो उसके चलते सारे स्टेट जो हैं वो बुला गए हैं कि हाँ ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये वो फलान ढिमकाना। तो एक इशू है, बस आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली, ये दोनों हो ही गए। यहाँ पर एक काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी आज की डेट में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कूड़े करकट के जो पहाड़ होते हैं उनमें आग लग जाती है, तो पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देते हैं आसपास के, वैसे गंदगी रहती है और ऊपर से ये कंडीशन, तो ये काफी सोचने वाला मुद्दा है। बाकी यहाँ पर जो मुद्दा निकल कर आ रहा है ये है कि हमारी कंट्री में जो नहीं इस तरीके से जो एमिनेंट पर्सनैलिटी जैसे आर्टिस्ट है कई सारे, जैसे बिरजू महाराज भी थे, तो इनको घर वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में यहाँ पर बोला गया था घर खाली करो, पर लेकिन यहाँ पर जो ये है हाई कोर्ट में चले गए, तो हाई कोर्ट की बेसिकली सुनवाई हुई, फिर यहाँ पर फेवर आया गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में, और फिर बोला गया 25 अप्रैल को यहाँ पर इसको घर को खाली किया जाए। तो अभी उसी के चलते यहाँ पर ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 90 साल के एक उड़ीसा डांसर हैं जो कि यहाँ पर इनको अपना एकोमोडेशन जो कैपिटल के अंदर प्रोवाइड कराया था वो छोड़ना पड़ रहा है। तो एक अलग इशू देखने को मिल रहा है, फिर से आगे यहाँ पर कोर्ट में लेकर चलने की बातें की जा रही है, तो देखेंगे क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। लाउड स्पीकर वाला मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी यहाँ पर बुलडोजर के आसपास में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर ये तो 400 के करीब जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। तो ये लगभग 5 करोड़ रुपए लगाए गए इसमें, और 18 मई को यहाँ पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं नॉर्मली इनको जब मेंटेन रखने की बात आती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर ऑफिस है हमारे देश में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है यहाँ पर इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, और ये 1861 में बनाया गया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, बेसिकली कब बनाया गया, पहले कौन थे, अभी फिलहाल कौन है आज के दिन में इसके डायरेक्टर जनरल, ये आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर SLV स्टडी लवर वीर स्टडी लवर वीर नहीं, यहाँ पर ये बेसिकली बात की जाए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके सामने S लगा दे, स्मॉल, इनके छोटे छोटे भी अभी यहाँ पर जो सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाएंगे उसके लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है 2022 में। तो उसी के चलते यहाँ पर इसरो के जो चेयरपर्सन है कौन आज के में, ये है S सोमनाथ, तो इनके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये अभी यहाँ पर मिशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये आप लोग छोटा सा जो नाम है कम से कम ये आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। देखिए डेथ और बर्थ जो है वो काउंट होनी काफी ज्यादा जरूरी है अगर देश में चीजों को अच्छे से लेकर चलना है। तो उसी के चलते उसकी रिपोर्टिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये इसके चलते यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको रिवैम्प करने की बात की जा रही है और कनेक्ट करने की बात की जा रही है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ में, ताकि जो भी दिक्कतें हैं उनको तुरंत कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में 4G का जो प्लान है वो बेसिकली जो यहाँ पर लेफ्ट जो एक्सट्रीमिज्म वाला जो एरिया होता है जहाँ पर माओइस्ट एक्टिविटी पाई जाती है वहाँ पर अपग्रेड करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो है BSNL जो है वो यहाँ पर एक तरीके से वो काम करेगा, ओके। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो विजिट कर रहे हैं जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के। तो ये आने वाले टाइम में कई सारे आर्टिकल आप लोग के निकल कर आएंगे। तो ये फर्स्ट वीक में मई के यहाँ पर अपनी बेसिकली स्टार्ट करेंगे चीज़ों की। रसिया ने अभी यहाँ पर गैस सप्लाई बंद कर दिया 2 देशों की, जिनका मैंने अभी नाम बताया था। बताइए कौन कौन से हैं, एक तो है पोलैंड और दूसरा है बुल्गारिया, ठीक है। तो देखने की बात है आगे क्या मुद्दा यहाँ पर बनता है। चाइना जो है पाकिस्तान को बोला है कि बदतमीजी मत काटो, हमारे जो लोग मरे हैं उनकी एनालिसिस करो और बताओ कि क्यों बदतमीजी यहाँ पर हुई है। चलिए जो भी है बम पटाखे पाकिस्तान में पटकते रहते हैं, उनका ये मजा आता है काम करने में, जो भी है। आगे बात करें यहाँ पर आंग सान सू की को 5 साल का करप्शन का केस के चक्कर यहाँ पर उनको सजा मिल गई है।
तो ये बेसिकली म्यांमार के अंदर आप लोगों को पता है आर्मी जो है वो पावर में है, जो पॉलिटिकल लीडर थी उनको वहां पर जेल में डाल दिया, और वो भी एक नोबेल प्राइज विनर। कब मिला था नोबेल प्राइज, इनके बारे में देखिएगा, शांति के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है। इसी के साथ में चाइना के अंदर यहाँ पर H3N8 जो बर्ड फ्लू है ये इंसानों के अंदर भी नोटिस कर लिया गया है। इस चाइना को ना नक्शे से उठाकर कहीं और रख देना चाहिए, पता नहीं कैसी कैसी बीमारी देख रही है जाने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो यार, बीमारी खत्म नहीं है अभी, ठीक है। LIC के शेयर मार्केट में आने वाले हैं, अगर इन्वेस्टमेंट में आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं तो इनको आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली बोला जा रहा है, कब डेट क्या है इसकी, 4 मई, ठीक है। ये इसको देख लेना आप लोग, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं हालांकि इन चीज़ों के बारे में, मतलब स्टॉक वगैरह में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, बताना किसी को नॉलेज हो तो। यहाँ सुडोकू के बारे में बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 स्टार की, आसानी से आप लोग भर सकते हैं, और ये कल का सोल्यूशन है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में अच्छा आंसर दिए गए, नोड स्टीम के बारे में, तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ट्विटर CEO के बारे में बातें की थी, हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें की थी, ठीक है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बारे में, यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट आंसर था जो कि आप लोगों के द्वारा यहाँ पर दिया गया, तो काफ़ी अच्छे से आंसर यहाँ पर दिए गए, तो आप लोग भी इसी तरीके से आंसर दे सकते हैं जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा लगा जरूर बताएगा। और जो क्वेश्चन यहाँ पर ये इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि ये अलग अलग ड्रोन होते हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, और ये आंसर क्या है इसका, TS सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, तो क्वेश्चन के आंसर आप लोग देखते हैं। तो इस तरीके से एंजॉय करते रहिए यार अपना डिस्कशन अच्छे से, और अपना ध्यान भी रखिए सेहत का भी, ताकि कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड करना, 2 क्वेश्चन ही पोस्ट करूंगा जिनको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।